नमस्कार दोस्तों, अभियान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, मैंने कल आपको कहा था कि अगर इस दौर का या इस समय का अगर कोई फ़ायदा उठा सकता है तो वो केवल और केवल विद्यार्थी वर्ग है। क्योंकि उसके सामने ना कहीं जाना ना कहीं आना, अपने घर पे रहना है और अपनी पढ़ाई को करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कल के वीडियो को आपने देखा होगा। और दोस्तों, कल जो मैंने आपको जो टेस्ट दिया था वो आप लोगों ने, मेरे को नहीं मालूम आप लोगों ने कितने लोगों ने किया या नहीं किया। दोस्तों, जो आप टेस्ट करोगे, जो आप इन लेक्चर का आप जो अपना क्लास की तरह नोट्स बना के इनको बिल्कुल तैयार करोगे, इसका फ़ायदा आप लोगों को ही मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ जब हम कैमरे पे पढ़ाते हैं तो यहाँ की बहुत सारी सीमाएं रहती हैं, जिनमें एक समय बड़ी सीमा रहती है। तो दोस्तों, क्लास में और जो यहाँ कैमरे पे पढ़ाने में जो बेसिक अंतर है वो ये है कि यहाँ समय हमारे को इजाज़त नहीं देता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दे पाएँ। जब आप लोग क्लास में ऑफलाइन तरीके से होते हो तो हम हर एक बच्चे के, स्टूडेंट के चेहरे को देख के ये समझ जाते हैं कि किसको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन जब हम एक अकेले कमरे में बंद करके वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब ये कोशिश करते हैं कि एक हर बच्चे की चीज़ समझ में आए। लेकिन इस समय आपको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से ज़्यादा प्रयास करना होता है। और दोस्तों, आज भी आपका एक टेस्ट है, इस वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट मिलेगा, उसको आपको करना है। और कल मैं फिर उसका डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्रिप्टिव उसकी मैं डिटेल आपको दूंगा, उसमें आपको मिलाना है और देखना है कि आपके कितने नंबर आए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं, जयपुर हो चाहे जोधपुर हो, सभी अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप इस जो आपका लॉकडाउन चल रहा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई भी नहीं पढ़ रहा, तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। हाँ दोस्तों, एक मिनट में मैं अब जो मैंने कल जो पढ़ाया था उसको एक मिनट में मैं रिपीट करवा देता हूँ। दोस्तों, अपना जो स्टार्ट हुआ था भारत की नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया। और मैंने आपको कहा था कि भारत की नदियों का मैंने वर्गीकरण बताया था। उसमें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियों को हमने फिर से सिंधु नदी तंत्र, जो कि आपका अरब सागर में जाता है, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये दोनों आपके बंगाल की खाड़ी में जाने वाले नदी तंत्र है। फिर एक था आपका प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को भी मैंने 3 भागों में बांटा था कि अरब सागर में अपना जल ले जाने वाली, बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली और उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर अपना जल गंगा में ले जाने वाली नदियाँ। तो दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर में सिंधु नदी तंत्र को देखा था कि आपका जो सिंधु नदी है वो आपका तिब्बत, जो अब आपका चीन का हिस्सा है, उसमें मानसरोवर झील के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। वहाँ से निकलती है, भारत में प्रवेश करके ये आपकी अंततः अरब सागर में जाकर गिर जाती है। दोस्तों, ये आपके 3 देशों से बहने वाली नदी है, जिसमें आपका चीन, इंडिया और पाकिस्तान। दोस्तों, भारत में ये आपकी, मैंने आपको बताया था, ट्रांस हिमालय में आपकी जो 3 श्रेणियां थी, काराकोरम, आपकी लद्दाख और जास्कर, ये आपकी लद्दाख और जास्कर के बीच में से प्रवाहित होती है। फिर दोस्तों, मैंने आपको इनकी बाएं किनारे की और दाएं किनारे की सहायक नदियां बताई थी, जिसमें आपको ये पंच नद थी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। दोस्तों, जिनमें आपका झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, इनका उद्गम भारत में से ही होता है। इन 4 नदियों का उद्गम भारत में से ही होता है। जबकि आपकी जो सतलज नदी है, सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो आपका फिर तिब्बत है, जहां मैंने आपको राक्सताल झील से बताया था, और भारत में इसका सिपकिला दर्रे से ये प्रवेश करती है और पंजाब में इसमें से आपकी व्यास नदी मिल जाती है और ये पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी में मिल जाती है और अंततः ये पंच नद हैं वो आपका मीठन कोट में जाकर आपकी सिंधु नदी से मिल जाता है। दोस्तों, ये मेरा क्लास में भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा रिवीजन करवाने का थोड़ा सा रहता है, तो ये आपको फिर भी मैं उतना प्रॉपर तरीके से तो नहीं करवा पाया हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है और इधर टाइम जाता है। तो दोस्तों, आज आप हेडिंग डाल दीजिए
आज अपन पढ़ेंगे आपका दूसरा है गंगा नदी तंत्र। दोस्तों इसको हम 10-15 मिनट में मैं समेटने की कोशिश करता हूँ, आप इसमें कोशिश करना। अगर आपने एक बार इस गंगा नदी तंत्र को समझ लिया तो ये ध्यान रखना कि आपको किसी भी एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी दो, आरएस दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड दो, चाहे सेकंड ग्रेड दो, चाहे आपका टीचर एलडीसी दो, चाहे पुलिस दो, इनमें से आपका 1% आपका आता ही आता है। तो अगर गंगा नदी तंत्र को आपने अच्छे से देख लिया तो दोस्तों आपका 1% सही होने की आपकी पूरी 100% गारंटी हो जाती है। तो दोस्तों चलिए आप अब हेडिंग डाल दीजिए, जो आपने कल जहाँ से छोड़ा था, यानी कि आपने, मैं आशा करता हूँ कि आपने सिंधु नदी तंत्र के नोट्स बनाए होंगे, उससे आगे आपको करना है और हेडिंग डालनी है दोस्तों आपको गंगा नदी तंत्र। दोस्तों ये गंगा नदी तंत्र का मैंने आपको आपके सामने पहले से ही नोट्स बना के दोस्तों इसलिए रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ अपना टाइम का बहुत ज़्यादा बाउंडेशन रहती है, इसलिए चीज़ों को बताने के लिए हमारे को पहले से ही थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है ताकि हम उस चीज़ को देख सकें। दोस्तों ये आप जो गंगा नदी देख रहे हो और जो हमारी गंगा नदी है जो आपके उत्तरी भारत में प्रवाहित होती है। दोस्तों पहले इसको आप मैप में, आपका रफ मैप में देखने की कोशिश कीजिए, फिर बाद में मैं वहाँ उसको समझाता हूँ। ये देखिए आपका ये भारत का आपका क्या है, ये भारत का आपका मैप है दोस्तों, जिसको ये आपकी कर्क रेखा जा रही है और यहाँ आपका जो ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका उत्तराखंड। यहाँ उत्तराखंड से एक नदी निकलती है और ये आपकी यूँ बहती हुई और ये बांग्लादेश से बहती हुई और ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं आपका उत्तर भारत क्षेत्र में आपका एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है दोस्तों गंगा नदी। इस नदी का नाम है गंगा नदी। ये दोस्तों अपनी बहुत ही पवित्र नदी है, लेकिन दोस्तों ये नदी आपकी सबसे बड़ी नदी भी है। अब ये जो गंगा नदी है इसका नाम कहाँ से गंगा पड़ता है और इसकी जो प्रारंभिक ब्रांच होती हैं, गंगा नदी की जो प्रारंभिक ब्रांच होती हैं, आपको हेडिंग डालनी है दोस्तों आपका गंगा नदी तंत्र। अब इस गंगा नदी तंत्र में आपकी जो महत्वपूर्ण नदी कौन सी है वो आपकी गंगा है। अब देखिए आप दोस्तों, आपने नाम सुना होगा आपका पंचप्रयाग। पंचप्रयाग दोस्तों, इन प्रयागों से आपके प्रश्न आते हैं कि भाई आप ये बताओ कि आपका विष्णु प्रयाग, आपका नंद प्रयाग, आपका कर्ण प्रयाग, आपका रुद्र प्रयाग और आपका देव प्रयाग, और फिर बाद में आता है आपका प्रयाग। दोस्तों आपका हो सकता है आपसे सीधे सीधे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, कर्ण प्रयाग में कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। और दोस्तों ये जो आपका क्रम है, ये आपका जो क्रम है ये दक्षिण से उत्तर की तरफ का क्रम है, यानी कि अगर अपन नीचे से चलेंगे तो पहले प्रयाग आएगा, प्रयाग के बाद में देव प्रयाग के बाद में रुद्र प्रयाग के बाद में आपका कर्ण प्रयाग के बाद में नंद प्रयाग के बाद में विष्णु प्रयाग। दोस्तों जब आपकी नौकरी लग जाए तो आप घूमने जाना, तो आप जब घूमने जाओगे तो आपके प्रयाग मिलेंगे। प्रयाग से आपका तात्पर्य है कि यहाँ दोस्तों आपकी नदियाँ मिलती हैं, जैसे अपने बेनेश्वर के पास आपकी माही सोम जाखम का जो त्रिवेणी संगम है, वैसे ही इन नदियों का आपका संगम होता है। तो आपका एग्जाम में इनसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आप ये देखो, मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, अब मैं आपको ओरिजिनल आपका मैप दिखाता हूँ। दोस्तों जो ये नदी देख रहे हो ये आपका गंगा नदी है और ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर ये आपकी गिर जाती है। अब पहले तो दोस्तों आप ये देखो कि एक नदी है आपकी जिसका नाम है अलकनंदा।
सॉरी, अलकनंदा। और ये अलकनंदा आपकी सतोपंथ हिमानी, हिमानी का मतलब होता है दोस्तों ग्लेशियर, यहां से निकलती है। और एक नदी है आपकी विष्णु गंगा। दोस्तों इसी विष्णु गंगा का नाम है धौली गंगा। ये दोनों नदियां आपकी विष्णु प्रयाग में आकर मिलती हैं। तो दोस्तों आपका प्रश्न आ जाए कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, तो दोस्तों आपका विष्णु प्रयाग में आपकी अलकनंदा और विष्णु गंगा, जो विष्णु गंगा को आप धौली गंगा बोलते हो, इन दोनों नदियों का क्या होता है, संगम होता है। अब दोस्तों अब ये यहां से आगे बढ़ने के बाद में इन दोनों का संयुक्त रूप से नाम अलकनंदा ही रहता है, क्योंकि अलकनंदा आपकी बड़ी नदी है। तो यानी विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ती है आपकी अलकनंदा नदी। और फिर आपका विष्णु प्रयाग के बाद में आता है दोस्तों नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में आपका नदी आकर मिलती है नंदाकिनी। दोस्तों आपका नंद प्रयाग में आपकी अलकनंदा तो ऊपर से आ ही रही है, और दूसरी नदी आकर कौन मिल गई, आपकी नंदाकिनी। फिर दोस्तों आपकी नंदाकिनी मिलने के बाद में फिर से अलकनंदा के रूप में आगे बढ़ती है। और अगला जो प्रयाग आता है वो है दोस्तों आपका कर्ण प्रयाग। अब कर्ण प्रयाग में आपकी देखो, कर्ण प्रयाग में एक नदी तो आपकी कौन सी रहेगी, अलकनंदा, और दूसरी नदी आपकी क्या आती है, पिंडर। तो दोस्तों आपको अलकनंदा तो याद रखनी ही रखनी है। आपकी जितने पांचों प्रयाग हैं, पांचों प्रयागों में चाहे आपका विष्णु प्रयाग हो, चाहे नंद प्रयाग हो, चाहे कर्ण हो, चाहे आपका रुद्र हो, चाहे देव प्रयाग हो, इनमें आपका अलकनंदा तो दोस्तों कॉमन है ही है। अब आपको जो अलग नदी है उसको याद रखना है। तो दोस्तों आपकी कर्ण प्रयाग में आपकी पिंडर नदी आकर मिल रही है, फिर ये आपकी अलकनंदा के रूप में आगे बढ़ती है। फिर आपका आता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में दोस्तों इसके आपके दाएं किनारे से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, यानी कि रुद्र प्रयाग में एक नदी आ रही है मंदाकिनी। अब दोस्तों ये फिर अलकनंदा के रूप में आगे बढ़ती है, और ये देव प्रयाग। अब थोड़ी देर के लिए आप यहाँ रुक जाइए। अब दोस्तों यहाँ एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं आपका गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका भागीरथी नदी, जिसका नाम है आपका भागीरथी नदी। अब गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी भागीरथी नदी निकल रही है। अब ये नदी निकलती है, और दोस्तों यहाँ आपके उत्तराखंड में ही आपका एक बांध बना हुआ है, एक बांध बना है जिसका नाम है आपका टिहरी बांध। और इस टिहरी बांध में आपकी भागीरथी नदी और भिलांगना नदी ये दोनों आकर मिलती हैं। इसके बाद में ये आपकी भागीरथी नदी के रूप में आगे बढ़ती है। तो दोस्तों अब आता है आपका देवप्रयाग, और देवप्रयाग में इधर से भागीरथी नदी आ रही है और इधर से आपकी अलकनंदा आ रही है, यानी कि देवप्रयाग कौन सी नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी आपकी निकल कहां से रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो दोस्तों गंगा नदी में मुख्य नदी आपकी कौन सी है, भागीरथी और अलकनंदा। तो प्रश्न यह आ जाए, अब देखो यहां आपका देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद में ये आपकी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों देवप्रयाग में आपका गंगा नदी, यानी कि देवप्रयाग में जब दोनों नदी, कौन कौन सी दोनों नदी, अलकनंदा व भागीरथी का जब मिलन हो जाता है तो ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर ये आपका ऋषिकेश, और ऋषिकेश से ये हरिद्वार। दोस्तों हरिद्वार, प्रश्न ये आ जाए कि यहाँ तक जब ये नदी बह रही है दोस्तों, ये पर्वतीय क्षेत्र में बह रही है, और इसके बाद में से जब ये नदी बहेगी ये आपकी मैदानी भागों में बहेगी। तो प्रश्न आ जाए कि आपकी गंगा नदी का मैदानी भागों में प्रवेश कौन से स्थान से होता है, तो आप कहोगे हरिद्वार से होता है। अब दोस्तों अब आगे एक मैं आपको बात बताता हूं, इन आपको कैसे याद रखना है, इन जो प्रयाग हैं इन प्रयागों को आपको कैसे याद रखना है। दोस्तों आपका देखो विष्णु, आपका नंद, कर्ण, रुद्र और देव, यानी कि आपका जो कृष्ण जी हैं वो आपके विष्णु भगवान के पहले अवतार हुए, यानी कि आपका विष्णु भगवान
किसके घर में? नंद के घर में। तो विष्णु भगवान ने किसके यहाँ लिया? कृष्ण के रूप में आए थे नंद बाबा के यहाँ। तब तो आप दूसरा आपका क्या हो गया? नंद प्रयाग। फिर दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है? कर्ण। कर्ण भी आपका महाभारत से संबंधित है, नंद और कर्ण। और दोस्तों ये आपके युद्ध में क्या हो जाते हैं? कृष्ण भगवान रुद्र हो जाते हैं। तो आपको रुद्र प्रयाग। रुद्र जब आदमी होता है तो उसको अपने को मंद करना चाहिए दोस्तों। जब आदमी को रुद्र हो जाता है, रुद्र का मतलब होता है गुस्सा करना, तो उस गुस्से को हमारे को क्या करना चाहिए? मंद करना चाहिए। तो ध्यान रखना कि इन प्रयागों में एक नदी तो कॉमन है, अलकनंदा, और आपका रुद्र प्रयाग में एक नदी कौन सी आ गई? मंदाकिनी। और फिर देव आपका अलकनंदा और भागीरथी। यानी कि सबसे पहले मान लो कि आपका विष्णु नाम का कोई आपका बच्चा है। इनको आप कैसे भी याद कर सकते हो? विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव, ये 5। और इनका दोस्तों क्रम रखना भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ है। अगर आप दक्षिण से जा रहे हो तो पहले आपका देव प्रयाग आएगा, फिर रुद्र प्रयाग आएगा, फिर कर्ण प्रयाग आएगा, और नंद प्रयाग आएगा, और फिर विष्णु प्रयाग आएगा। या आप उत्तर से आ रहे हो, उत्तर से आ रहे हो तो पहले विष्णु प्रयाग आएगा, फिर नंद प्रयाग आएगा, फिर कर्ण प्रयाग आएगा, फिर रुद्र प्रयाग आएगा, फिर देव प्रयाग आएगा। अब दोस्तों अपन सॉरी यहाँ हरिद्वार में आ चुके थे। हरिद्वार से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये मैदानी भागों में से आपकी नदी बहती है। तो दोस्तों अब ये आपका मैदानी भागों में सबसे पहले गंगा नदी में आकर मिलती है रामगंगा नदी। अब दोस्तों आप हेडिंग डाल दो आपकी गंगा नदी की, आप हेडिंग डालो गंगा नदी की सहायक नदियां, जिसमें आप दोस्तों हेडिंग डालनी है आपकी बाएं किनारे की, बाएं, और दूसरी है आपकी दाईं ओर से मिलने वाली, यानी कि बाईं ओर से मिलने वाली और दाईं ओर से मिलने वाली। दोस्तों बाईं ओर से जो आपकी पहली नदी आती है वो आपकी रामगंगा है। दोस्तों कई बार आपका प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि भाई जो आपकी बाईं ओर से नदियां हैं उनका आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी पश्चिम दिशा में कौन सी है? रामगंगा। फिर कौन सी है? गोमती नदी। दोस्तों इनका उद्गम वगैरह ये सभी हिमालय से आ रही हैं, अलग अलग हिमालय के अलग अलग क्षेत्र से, लेकिन आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगर आपने इतना भी कर लिया कि भाई आपकी देखो रामगंगा, फिर दूसरे नंबर पे गोमती, तीसरे पे आपकी घाघरा, फिर आपकी गंडक, और फिर है आपकी कोसी नदी। दोस्तों इसी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात नदी है। फिर है दोस्तों आपकी महानंदा। दोस्तों ये आपकी महानंदा है, वो आपकी गंगा नदी की हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली मिलने वाली अंतिम नदी है। तो आपको कैसे याद रखना है? रामगंगा, और लास्ट में कौन सी है? महानंदा। बीच में यानी कि राम, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। दोस्तों इनको आप कैसे भी ट्रिक बना के आपको क्या करना है? याद करना है। अब दोस्तों एक नदी आप देख रहे होंगे, ये एक नदी है जिसका नाम है दोस्तों यमुना नदी, और ये यमुना नदी आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों हिमानी बोलते हैं, हिमानी का मतलब भी ग्लेशियर होता है, आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और दोस्तों ये आपकी बहती हुई हिमालय से ही निकल रही है, और ये आपकी एकमात्र ऐसी नदी है जो आपकी गंगा नदी के दाएं किनारे से आकर मिलती है। बाकी जितने भी आपकी हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं वो आपकी बाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। आपकी यमुना नदी ही एक ऐसी नदी है जो आपकी दाएं किनारे पर आकर मिलती है। दोस्तों ये आपकी देखो टोंस नदी, ये टोंस नदी, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये दो टोंस नदियां हैं। ये आपकी एक नदी आप ये देख रहे हो और एक नदी ये देख रहे हो।
टोंस नदी आपकी हिमालय क्षेत्र से निकलती है और यमुना की सहायक नदी भी है, और एक प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, और एक आपकी गंगा की सहायक नदी भी है। तो आपकी टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की भी है और गंगा नदी की भी है। अब देखो दोस्तों, जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार से एक नदी निकलती है दोस्तों, चंबल नदी। और चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में जनापाओ की पहाड़ियों से है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपके यूपी में बहती हुई आपके कहाँ, मुरादगंज के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों आपकी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी। इसके बाद में दोस्तों आपका एक नदी आती है सिंध नदी, और ये सिंध नदी एमपी में एक जिला पड़ता है विदिशा, विदिशा से इसका उद्गम होता है। दोस्तों इसमें आपको केवल इतना सा करना है, अगर इनका उद्गम भी आप याद रख पाए तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। यानी कि चंबल का उद्गम ये हमने डिटेल से वैसे राजस्थान की जब नदियां पड़ी थी उस समय पढ़ लिया था, और आपकी इसका जो मिलन है वो यूपी में चंबल नदी में हो रहा है। आपकी सिंध नदी आपका एमपी विदिशा से निकलती है और आपकी यमुना में इसका संगम हो जाता है। फिर दोस्तों है आपकी बेतवा नदी, ये आपके विंध्यन पर्वत से निकलती है और आपकी यमुना की संगम हो जाता है। फिर दोस्तों आपकी केन नदी, और केन नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है, ये भी यमुना में जाकर मिल जाती है। फिर दोस्तों आपको ये दो नदियां याद रखनी है, ये प्रायद्वीपीय पठार की वो दो नदियां हैं जिसमें एक टोंस है, एक सोन है। ये वो नदियां हैं दोस्तों जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधा अपना जल गंगा नदी में लेकर जाती हैं। एक आपकी ये प्रयाग के बाद में, टोंस नदी प्रयाग के बाद में, और आपकी सोन नदी है वो पटना से थोड़ा पहले गंगा नदी में अपना जल विलय कर देती है। दोस्तों आपकी टोंस नदी ये विंध्यन जो पर्वत श्रृंखला है उसमें एक श्रेणी है कैमूर श्रेणी, वहां से निकलती है। केन नदी भी कैमूर श्रेणी से निकलती है, और टोंस भी आपकी कैमूर श्रेणी से निकलती है, और सोन नदी है वो आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों इसी सोन नदी को आपका स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आपके बहाव क्षेत्र में जो रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को आपकी स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको इन नदियों का आपको क्रम याद रखना है, यानी कि जो आपकी बाईं ओर थी और दाईं ओर से आपकी यमुना, और यमुना की जो फिर सहायक नदी आई थी चंबल, और चंबल की सहायक नदी आई थी फिर आपकी सिंध, और सिंध से आगे आपकी बेतवा से आगे आपकी केन, टोंस और आपकी सोन नदी। दोस्तों आपसे ज्यादातर ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी है या कौन सी नहीं है। अब दोस्तों बाईं ओर वाली थी, बाईं ओर में आपको कैसे रखना है, शुरू में यानी कि पश्चिम साइड में आपकी रामगंगा, और लास्ट में आपकी कौन सी थी, महानंदा। दोस्तों कम से कम आपको जो जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़ने की कोशिश करना, कहीं आप ज्यादा के चक्कर में मत जाना। क्यों? क्योंकि आप देखो कि हम वो भी कर लें। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में 4000 से ज्यादा नदियां हैं, 4000 नदियां अपन नहीं पढ़ सकते। अगर आपका प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा, अगर आपने ये 10-20 नदियां आपने कर ली तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब दोस्तों देखो आपका ये नदियां तंत्र आपका पूरा हो गया, यानी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ये आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अब दोस्तों आप देखो ये आपकी गंगा नदी आगे जाकर दो शाखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जिसमें एक पश्चिमी शाखा और एक है आपकी पूर्वी शाखा। इस पूर्वी शाखा को दोस्तों आप पहले इसका नाम भागीरथी रहता है। हाँ दोस्तों इसका पहले नाम क्या रहता है, भागीरथी रहता है। फिर आपकी क्या होती है, आपकी इधर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ असम होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को अगले टॉपिक में करेंगे। आप थोड़ा सा बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। आप तो इतना सा ध्यान रखना
कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना से। और ये आपकी गंगा नदी कितनी शाखाओं में विभाजित होगी? ये 2 शाखाओं में, जिसकी पश्चिमी शाखा को एक पश्चिमी शाखा और इसी पश्चिमी शाखा को कहा जाता है हुगली नदी। और इसी हुगली नदी की एक नदी है सहायक नदी, जो आपकी दामोदर नदी है। और ये दामोदर नदी दोस्तों यहाँ आपका छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से निकलती है। फिर दोस्तों ये जो आपकी जो पूर्वी शाखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से। जब आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आ गई और उसका नाम क्या पड़ गया? जमुना। ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो ये आपकी पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से? पद्मा। यानी कि जब आपकी गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम या बांग्लादेश में जमुना है, मिलने के बाद में किस नाम से जानी जाती हैं? पद्मा। और फिर दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ने पर इसमें एक मेघना नदी आकर मिलती है। जब वो मेघना नदी आकर मिल जाती है तो आपका ये मेघना नदी के रूप में जानी जाती है और मेघना नदी के नाम से ही ये आपकी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि आपकी गंगा नदी अंतिम रूप से किस नाम से आपका जल है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो वो है आपकी मेघना नदी के नाम से। दोस्तों यहाँ आपको एक और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ आपका जो एक डेल्टा बनाती है, यानी कि आपकी हुगली या इसकी ये शाखा और ब्रह्मपुत्र और आपकी ये इनके बीच में एक डेल्टा बनता है जिसका नाम है आपका, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है आपका दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों। और यहाँ आपका सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और इसके बाद में दोस्तों ये आपकी गंगा नदी का क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी में विलय हो गया। अब दोस्तों इस गंगा नदी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बात आप देख लो। जो आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी ये अपने भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? ये आपका नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। दोस्तों इसमें एक आपका गंगा डॉल्फिन जो आपका जलीय जीव है, इसको आपका राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, जलीय जीव कहा जाता है। दूसरा दोस्तों आपसे कोई पूछ ले कि गंगा नदी की कुल लंबाई, तो दोस्तों आपको बताना है 25 यानी 2525 किलोमीटर। प्रश्न दोस्तों आपसे कोई ये पूछ लिया जाए कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप कहोगे दोस्तों 5 राज्यों से। दोस्तों कई किताबें आपको 4 राज्य बताएंगी, दोस्तों वो गलत है, आपका 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनका जो आपका पश्चिम से जो पूर्व राज्यों का क्रम है वो सबसे पहले है आपका उत्तराखंड, दूसरा नंबर पे है आपका यूपी, तीसरे नंबर पे आता है आपका बिहार, फिर दोस्तों आपका है झारखंड और फिर है आपका पश्चिमी बंगाल। दोस्तों गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई आपकी यूपी में, लंबाई आपकी सर्वाधिक कहां पे है? यूपी में। और झारखंड में सबसे कम लंबाई है। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और दोस्तों यहां आपका समझाना थोड़ा सा हो सकता है मेरे लिए मुश्किल हो, लेकिन आप अगर कोशिश करोगे और इनको नोट्स बनाओगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आएंगी। और दोस्तों यहां अकेले किसी चीज को आपका रिकॉर्ड करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है,
तो आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे। और दोस्तों जो आपको मैंने कल टेस्ट दिया था उसको मैं एक बार वापस से आपको रिपीट कर देता हूं। अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इन टेस्टों को अच्छे से वीडियो को देखना और आपका दोस्तों इस टेस्ट को देने की कोशिश करना, जिसमें दोस्तों आप ये देखो आपका ये कल वाला टेस्ट था, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने ये टेस्ट नहीं दिया, तो ये दोस्तों आपको करना है। और इसका मैंने विद एक्सप्लेनेशन एक जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, तो दोस्तों उसको भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और उसको भी आपको लाइक और शेयर करना है ताकि अपन जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अपन आ सकें। दोस्तों आज का जो टेस्ट है वो दोस्तों आज का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत मैंने अच्छे से प्रश्न बनाए, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये करना है। तो दोस्तों ये टेस्ट नंबर आपका 2 है, टेस्ट नंबर 2, और इसमें दोस्तों आपके टोटल प्रश्न है आपके 14 और 2 16। दोस्तों आपका पहला प्रश्न ये आप देख रहे होंगे, आपको हो सकता है पूरे प्रश्न दोस्तों ये आपके 7 प्रश्न तक इस वाले में पहले पेज में है। अब दोस्तों मैं इसको हटाता हूं और दोस्तों आपका दूसरा 8वां प्रश्न आपका 9 10 दोस्तों ये आपका मानचित्र से संबंधित है। दोस्तों अब ये देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग दिमाग लगा के इन चीज़ों को अच्छे से कर जाओगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो आपका डायग्राम में आपको, क्योंकि ये अपन जो मतलब ऊंचे लेवल की तैयारी ताकि आपको किसी भी प्रकार की मतलब परेशानी ना हो। अब दोस्तों ये जो 4 प्रश्न हैं ये 4 प्रश्न राजस्थान विशेष से हैं दोस्तों, इनका तो आपको प्रश्न मतलब उत्तर देना ही देना है, ये आपका बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। दोस्तों ये आपके 1 2 3 4 प्रश्न हैं, ये दोस्तों ये आपके 4 प्रश्न हैं। और दोस्तों आपको मैं 2 प्रश्न आज एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं जो मैंने पढ़ाए नहीं है दोस्तों, और इन 2 प्रश्नों में हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है और ये आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको डालना है अगर आपको आता है तो। दोस्तों अब जब आप कमेंट करो तो प्रश्न नंबर डाल दिया करो, प्रश्न नंबर डाल के दोस्तों पहला प्रश्न है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों दोनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अलग अलग हैं और ये आपके बहुत बार आते हैं और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं। दोस्तों आपको इन टेस्टों को देने के लिए आप या तो, और दूसरी बात दोस्तों इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट करने हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सको। दोस्तों आप ये देखो जब आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से आप आते हो और यहाँ क्लास में 5 घंटे बैठ के पढ़ते हो, और दोस्तों हम यही चीज़ें हम नहीं पूरी दुनिया पूरे भारत में यही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, हम तो इसको और भी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करके पढ़ा रहे हैं। फिर आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट क्यों नहीं उठा रहे हो, ये थोड़ी समझ से दूर है और जब आपका टाइम निकल जाएगा फिर आप कहोगे। दोस्तों देखो ये देखो प्रश्न आपका मैंने कितना बढ़िया आपका प्रश्न डिजाइन किया है दोस्तों, ये मैं सारे प्रश्न मैं खुद से बना रहा हूँ। लूनी नदी का सही जिलों में बहने का आपको क्रम बताना है दोस्तों। ये देखो इतने तो बड़े बड़े मैंने ऑप्शन डाले हैं ताकि आप के सामने कितने भी बड़े ऑप्शन आए वो आप बहुत अच्छे से कर पाओ। और दोस्तों एक प्रश्न मैंने आपको जो ये बना के दिया है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, देखो आपका रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। अगर दोस्तों आप अच्छे से वीडियो देखोगे तभी आप लोगों की ये चीज़ें समझ में आएंगी और तभी आप इन प्रश्नों को कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। दोस्तों आप आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे। और दोस्तों वीडियो को जब आप देखते हो तो 5 मिनट का देखते हो फिर आगे निकालते हो दोस्तों, इससे मतलब कभी भी आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपको पूरे आपकी नोटबुक लेके बैठ के और एक एक शब्द आपको उतारना है, तब जाके आप
इस चीज़ को कर पाओगे। दोस्तों जो इतना आपका जो 30-35 मिनट का जो लेक्चर है वो हम इतना पढ़ाने के लिए क्लास में 1 से 1.5 घंटा लेते हैं। अब आप देख लो, आपका खुद का फायदा है कि आपकी 30-35 मिनट में आपको 1.5 घंटे का मटेरियल मिल रहा है। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन अगर वही है जो पढ़ेगा वो उसको फायदा उठा पाएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।